Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover non-reasoning questions of Dr. Elias के important. First है zoology के important questions हैं. Non-reasoning, reasoning हम पहले ही कर चुके हैं और ये टोटल 22 क्वेश्चंस हैं. 11 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे एंड देन हम 10 करेंगे क्योंकि डिफरेंस हम कर चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह पार्ट 2 करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे. रीजनिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. इम्पॉर्टेंट रीजनिंग है उसमें सारे. इसमें 11 क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन. सो वी कैन से कि न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताने हैं. तो क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं ना कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का और न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है. लाइक ये जब ज्वाइन होते हैं तब न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. तो 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं, 3 पार्ट्स रिक्वायर होते हैं. एक होता है पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, राइबोस और राइबोलोज. इसमें आपकी एग्जाम्पल भी दी हुई है बुक में. ये जो शुगर होती है ये आरएनए और डीएनए हो सकता है. लाइक क्या होगा, राइबोस शुगर भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकती है. फॉर्मूले का फर्क होता है. C5H10O5 होता है राइबोस जबकि C5H10O4 होता है डीऑक्सी राइबोस. तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप ये होता है कि जो पेंटोज शुगर है वो कंबाइन होगा नाइट्रोजनस बेस से. नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल आरएनए में होता है, थाइमाइन डीएनए में होता है. तो जो फर्स्ट पेंटोज शुगर है वो कंबाइन होंगी नाइट्रोजनस बेस पे एट फर्स्ट कार्बन और फॉर्म करेंगी न्यूक्लियोसाइड. और देन फिर सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व होगा और सेकेंड स्टेप में जो फॉस्फोरिक एसिड है, लाइक एक पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है जिसको हम ऑर्गेनिक बेसिस कहते हैं और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइक इसको हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं. जो सेकेंड स्टेप है उसमें जो पेंटोज शुगर का 5th कार्बन है उससे फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होगा और वो फॉर्म करेगा न्यूक्लियोटाइड. तो इसको हम ये कहते हैं कि फर्स्ट कार्बन से हमेशा नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होती है और जो 5th कार्बन है पेंटोज शुगर का उसमें फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन होता है. तो ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 2 है एनलेस बायो एलिमेंट्स मेक 98% ऑफ द लिविंग सिस्टम. सो 98% लिविंग सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट हैं. जो 2% है वो अलग होते हैं एलिमेंट्स. जो 98 है वो ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फरस जिसको हम कहते हैं. तो ये होते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं जिन्होंने 98% लिविंग सिस्टम का बनाया हुआ है. इसी से ये होता है. बाकी क्या होता है कि ड्राई सेल ये होता है कि इसमें 90% तो वाटर ही होता है. और एलिमेंट जो होते हैं जो शेयर करते हैं 98% ऑफ द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, कैल्शियम. अब क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मोनोसेक्राइड आर क्लासिफाइड. सो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन बतानी है आपको. मोनोसेक्राइड फर्दर क्लासिफाइड होते हैं टू 5 ग्रुप, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस. ये आपको ऐसे ही याद होंगे कि पेंटोस का मतलब है 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन, हेप्टोस 7 कार्बन, ट्रायोस 3 और टेट्रोस होते हैं 4. इसमें ये है कि आप इसमें ये फॉर्मूला लिखेंगे और बाकी एग्जाम्पल लिख देंगे. एग्जाम्पल करके यहाँ लिखिएगा. तो ये होगा कि ग्लिसराइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटोन ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है. तो ये ट्रायोस की एग्जाम्पल है. पेंटोस में राइबोस और राइबोलोज आ जाता है, डीऑक्सी राइबोस आ जाता है. हेक्सोस में जिसको आपको पता ही चल रहा है कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन किसमें होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होते हैं, ग्लक्टोज में होते हैं. ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एक्जैक्टली सेम सेम स्ट्रक्चर होता है. तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के. लाइक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. अगर आप स्ट्रक्चर को नोट करेंगे आपकी बुक में बना हुआ भी होगा तो वो फिर डिफरेंट होता है. हेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज, इसमें तो हेप्टोज आ गया, इसमें 7 कार्बन होता है. टेट्रोज में एथेरोज और एथ्रियोज आता है और ये इनकी एग्जांपल्स होती हैं. नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो अगर आपने एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो एक प्रोटीन पार्ट होता है. अगर सिर्फ एंजाइम प्रोटीन है, जैसे कि अगर आप पेप्सिन को ही देख लें तो वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है. और अगर नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट दोनों है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम. इसमें होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. अगर हम नॉन प्रोटीन पार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम कहते हैं कोफैक्टर. या आगे डिवाइड होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में.
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम कहते हैं ये एक्टिवेटर्स हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिक होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होता है उसको हम कहते हैं कि प्रोस्टैटिक ग्रुप है, ये बाउंड होता है कोवेलेंटली। मतलब क्या होता है कि परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम है, ये नहीं होगा, डिटैचेबल नहीं होता कि ये हट जाएगा जैसे एक्टिवेटर्स होता है। एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, तो वो आते हैं और फिर बाकी क्या है हट जाते हैं, तो वो हम कहते हैं कि डिटैचेबल है। लेकिन प्रोस्टैटिक ग्रुप कोवेलेंटली बाउंडेड होता है, लाइक ये नहीं होगा कि ये बाइंड करेगा और फिर हट जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम है। जब भी कोई चीज कोवेलेंटली बाउंड होती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि वो डिटैचेबल नहीं होगा, वो अटैच ही रहेगा, परमानेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एंजाइम रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक वो एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम आती है। अब जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये होता है कि एंजाइम कैसे रिड्यूस कर देता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को और अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये होता है कि एंजाइम रिएक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल से और वो फॉर्म करता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम फॉर्म होता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो वो आगे कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है और फिर आगे क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट के बाद फिर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है और फिर क्या होता है कि वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो आगे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन हो रही है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड की जो फॉर्मेशन हो रही है, इसके ज़रिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाती है। तो ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, प्रोडक्ट और एंजाइम वापस से मिल जाता है। ये हम कहते हैं रोल प्ले करता है। लेकिन क्या होता है कि ये यूज नहीं होता, ये नहीं कहते हम कि ये यूज हो गया, ये वापस से आपको रिएक्शन के बाद मिल जाता है। तो इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है बाय द एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड। सो एनिमल्स क्लासिफाई होते हैं, इसको हम कहते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। और किंगडम एक लार्जेस्ट ग्रुप होता है और स्पीशी एक स्मॉलेस्ट होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये जो किंगडम और फाइलम है ये यूज होते हैं क्लासिफाई एनिमल्स। लाइक अगर हम बात करें किंगडम की तो वो प्लांटी और एनिमीलिया हो जाता है और फिर आगे फाइलम सेपरेट होता है। लाइक अगर हम बात करें फाइलम की तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनिलीडा, मोलिस्का, तो ये सारे फाइलम है। और आगे अगर हम इनकी डिवीजन देखें तो वो क्लासेस में हो जाती हैं। तो ये क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, ये सब होते हैं लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स की ऐसी होती हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी बुक में प्लांटी दिया हुआ नहीं है, वरना प्लांटी की जो क्लासिफिकेशन है वो भी ऐसी होती है, उसमें फैमिलीज पढ़ाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को प्लांटी की फैमिलीज पढ़ाई जाती हैं। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स एज वेल। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट आउट द स्टेजेस इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन, पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन एक वो होता है जिसमें स्टेजेस को आप सम कर लें, सम ऑफ द ऑल द स्टेजेस या प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर मेंटेनेंस और ग्रोथ ऑफ द बॉडी, या फिर यूटिलाइजेशन एलिमेंट्स की या टेकिंग इन ऑफ एलिमेंट्स, तो वो होता है हमारे पास न्यूट्रिशन। जबकि बात करें न्यूट्रिएंट्स की, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स कोई फूड होता है, कोई सब्सटेंस होता है जो सप्लाई करते हैं बॉडी को विद द एलिमेंट्स, उसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। सो क्या होता है कि ये स्टेजेस लिखने होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है कि किसी भी जो फूड की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है अब उसको यूटिलाइज करना, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो एजेशन होती है वो एक्सक्रीशन होती है। सो ये होते हैं स्टेजेस इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। नंबर 8 है पॉइंट आउट द वेज थ्रू विच द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंक्रीज्ड। सो आपको पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ विली। जो सर्कुलेट फोल्ड होते हैं ना वो अराइज करते हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विली। ये इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स जो हर विली के होते हैं, इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविली। तो ये जो विली, माइक्रोविली है, ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को सिवरल फोल्ड्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूबल फूड। और यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, जिजिनम, डेडिनम, सो क्या होता है कि इसी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, डाइजेशन फूड की यहीं हो रही होती है। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में तो सिर्फ वाटर, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, या फिर क्या होता है कि विटामिन की एक्युमुलेशन हो रही होती है या सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो वो ये होता है, इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया के इंक्रीज से ये होता है कि सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो हम ये भी कहते हैं कि एंजाइम सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उस पर वर्क करता है एज कम्पेयर टू जो जिनका सरफेस एरिया बहुत कम है।
तो अगर आपने काइनेटिक्स में चैप्टर में पढ़ा हो तो उसमें एक्टिविटी में सरफेस एरिया अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है। तो ये होता है कि इसी की वजह से एंजाइम वर्क करता है बेटर। व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा? सो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि यंग गर्ल्स एंड वुमेन को ये एसोसिएट करता है कि फेयर हो जाता है, डर होता है कि वेट बढ़ रहा है। तो ये होता है कि वो फिर खाना खाना कम कर देती हैं। एज अ रिजल्ट विक्टिम डेवलप करता है एनोरेक्सिया जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मर जाना। तो वेट रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल वेट से और इसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वेट बढ़ नहीं रहा होता। लेकिन ये होता है कि ये स्पॉन्टेनियस इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। कुछ पेशेंट को इतनी आदत हो जाती है कि अगर वो कुछ खा भी लें तो फिर उनको फील हो रहा होता है वॉमिट का। सो ये होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 10 है लिस्ट आउट सम फैक्टर्स विच में लेड टू ओबेसिटी। सो ओबेसिटी होता है कि वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो ये होते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ओबेसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। वो जेनेटिक्स भी हो सकता है, कुछ लोग होते हैं जिनकी इनहेरिटेंस है, जिनकी जीन में ही मोटापा है। तो वो ये होता है कि ओबेसिटी ये इसकी वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से, डाइट और एक्सरसाइज ना कर रहे हो। मतलब ये होता है कि खा ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू रोज़ कि उनकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है उनकी एक्टिविटी के ज़रिए, बट वो ज़्यादा ईट कर रहा है। तो इनकी ये एक्टिविटी भी हो सकती है। स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर्स, पुअर स्लीप, हेल्थ कंडीशंस, फूड एक्टिविटी। सो ये होती है इसकी फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं ओबेसिटी को। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व इन ओबेसिटी? ओबेसिटी वही है कि आपका वेट बढ़ जाना और इसमें ये हेल्थ रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि रिस्क ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत इंक्रीज होता है। अगर आपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में डिसऑर्डर्स पढ़े हो तो उसमें आपने ओबेसिटी पढ़ा होगा, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ता है तो चर्बी बढ़ती है और उसकी वजह से हार्ट पे भी आना शुरू हो जाती है, फैट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस होना शुरू हो जाती हैं। हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लगता है। सम कैंसर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व इन ओबेसिटी। सेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 2 भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड कर दूँ। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ करवा दिया है, अब भी अगर कुछ रह गया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि करवा दूँ। हम लोग बहुत प्रीलिम्स पेपर के MCQ सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी प्रीलियम पेपर के MCQ सॉल्व करना रह गए तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में वो भी बता दें। लॉन्ग तो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्शन बी भी हमने बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर के सॉल्व कर लिया है, रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग बोथ, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी बोथ। अगर बॉटनी और ज़ूलॉजी में कोई और हेल्प चाहिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, आई ट्राई माई बेस्ट। अगर कोई और हेल्प भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।